सबरस मुरसानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और विशेष रूप से यहाँ पर तो जो गोवर्धन क्षेत्र है, इनके लिए सबरस मुरसानी कोई नया नाम नहीं है। इनकी एक फिल्म भी आई थी, ये फिल्म में अभिनेता के तौर पर भी काम करते हैं, खूनी खाट जिद्दी जाट। और आपको मैं बताऊं कि उस फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर ही हुई थी। तो एक बार आप तालियां बजा दीजिए सबरस मुरसानी जी के नाम पर। बहुत ही महनीय कवि, देश का एक बड़ा नाम, तमाम टीवी चैनल्स पर जिनको आप लोगों ने देखा है और सिनेमा के पर्दे पर भी जिनको आप देखा है, आज आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ उनको लाइव सुनने का हमें सुअवसर मिला है। और इनकी बड़ाई में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। और जो हाथ अभी तक भी नहीं खुले वो अंतिम पंक्ति पर खुले और मुखर होकर के जोरदार तालियों से आमंत्रित करें सबरस मुरसानी जी को कि जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, और अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। जोरदार तालियों से हास्य सम्राट सबरस मुरसानी। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं ताली बजाओ? मैं भीड़ का कवि हूं। जब भीड़ थी मेरे मतलब की थी, लेकिन वो कहते इन्होंने सबरस मुरसानी को सुनना है, सबरस मुरसानी को सुनना है। आपने देखा होगा एक मदारी आता है और वो सांपी का एक सांप बना लेता यूं। अब वो सांप बना करके और उसके मुंह में बीड़ी लगा देता है, उसके मुंह में बीड़ी, और फिर कहता है ये देखिए सांप बीड़ी पिएगा, ये देखिए सांप बीड़ी पिएगा, और फिर दवाई बेचता रहता है उसके चक्कर में। देखिए सांप बीड़ी पिएगा, फिर 100 रुपए का धंधा कर लेता है, देखिए सांप बीड़ी पिएगा। अब ऐसे हमें सबरस मुरसानी को सुनना है, हमें सबरस मुरसानी को सुनना है। और अंत में जब उसका बाजीगर का खेल खत्म, वो बीड़ी निकाल के खुद पी जाता है। वाह, मेरी भीड़ मतलब की थी, मैं भीड़ का कवि हूं। वैसे मुझे विश्वास है भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे इतना विश्वास है एक भी श्रोता मत रहो, मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। फिर भी मेरा भाग्य के ये बचे कुछ तो है मेरे लिए। एक कवि सम्मेलन में तो रात को 3 बजे नंबर आया, बस एक श्रोता पीछे चुपचाप बैठा था। मैंने कहा ये पक्को है, सब चले गए। एक मैंने कहा भाई साहब मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप 3 बजे तक मुझे सुनने के लिए बैठे रहे। बोला यूं बता तेरे काव्य पाठ खत्म है गो कहना है? मैंने की है गो कि माइक तो मेरो ये जो लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे। ये भले ही श्रोता कम है लेकिन इनमें दम है। ये मुझे गोवर्धन के श्रोता नहीं, गोवर्धन नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, पूरा हिंदुस्तान। और ये 2-3 लोग खड़े हैं कारगिल की पहाड़ियों जैसे। और ये हिंदुस्तान का नक्शा, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, और ये लंका, वो रावण संचालन कर रहा है। वो सीता जी वहां कुछ सोच रही हैं बैठी बैठी, वो कुंभकर्ण मोबाइल चला रहा है, और मैं विभीषण फंस गया इनके बीच में आकर के। वास्तव में आज आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप वहां बैठे हैं अंधेरे में। ये बड़े बदनसीब हैं, इनके कीड़े पड़ रहे हैं, सारी रात कीड़े पड़े इनके। ये बात सही कही है। अब मेरे मुंह में भी आ गया होता। बहुत अच्छा है। मैं देखो गीत भी तो लिखता नहीं, जैसे मीरा ने सुनाई गीत गजल और वीर रस, मैं केवल हंसाता हूं। कविता के चक्कर में मत रहना, मैं कविता सुनाऊंगा। ले एक बात और बता दूं, ये जो गीत लिखते हैं गजल लिखते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता है। बिना दिमाग के
गीत गजल लिखेंगे और फिर कहेंगे भाइयों इस गीत को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने ये हृदय से लिखा है। मैंने कहा भैया, मैंने कहा फेफड़ों से लिखा है। भाई जो कुछ लिखा है मैंने भी हृदय से लिखा है। कभी आएगा दोस्तों, ये जो छंद है ना, छंद की चौथी लाइन में छंद का निचोड़ है। एक श्रोता बोला फिर 3 लाइन सुना के क्यों टाइम खराब कर रहा है? निचोड़। तो मैं गीत गजल के चक्कर में नहीं पड़ता। वास्तव में मैं खींच ली भाई साहब, 2-3 खींचो। थैंक यू, आई लव यू। अच्छा, अब जो मेरी फोटो खींची है ना, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना, इसकी एक बड़ी फोटो बनाना और अपने बेडरूम में लगा देना, क्योंकि तुम सारी रात घर से बाहर रहती हो। घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूं, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा। तुम मेरी फोटो यहां खींच रहे हो, तुम्हारे घर कोई और खींच रहा होगा। मैं विशुद्ध हास्य का हूं। ये मुझसे बोले यशदीप तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया इन्होंने तो विश्वास करो, बैठे बैठे मैंने वीर रस की 1 लाइन की कविता लिखी है। 1 लाइन की। संसार में आज तक कोई कभी 1 लाइन की कविता नहीं लिख पाया और न जिंदगी में लिख पाएगा, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? वीर रस का कभी 6 छंद सुनाएगा। मैंने 1 लाइन की कविता लिखी है। दादा देखें, हमें पाकिस्तान से, अमेरिका से, चीन से क्या डरना? मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? तो बोला मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। वो अमेरिका का बाप तो मेरे मोहल्ले में रहता है। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता? मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है? फूफा। ये क्या करेंगे पाकिस्तान अमेरिका हमारा? तब मैंने 1 लाइन की कविता लिखी है, आप देखें। ए पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले, अंत में मरेगा। कविता खत्म। सीधी बात है। 6 छंदों में जिस बात को कह रहे हो, कांग्रेस उसे मार रहे हो, मैं 1 ही लाइन में मार देता हूं। अच्छा देखो, मैं ताली बजाने के लिए किसी से नहीं कहता। आजकल मैंने ताली बजाने के लिए एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू। 1 लाइन कविता मैंने लिखी। और दादा एक बात बताऊं, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे, तो फिर इन्हें कौन सुधारेगा? 2 लाइन देखे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी लुगाई सुधार सकती है और कोई नहीं सुधार सकता है। 2 लाइन देखें, आजकल ऐसे ऐसे गीत आ गए। ये धांसू और मीरा की चोंच जब लड़ रही थी तो आप मजे ले रहे थे ना? ऐसी चोंच लड़ा रहे थे ये। नहीं, ये बुढ़ा ही लड़ाएगा। मैं तो 2 लाइन ये कह सकता हूं मीरा से और इससे बुढ़े से कि तू भी किसी की सहेली है और तू भी किसी का फ्रेंड है। तू भी किसी की सहेली है और तू भी किसी का फ्रेंड है। तू भी किसी की पत्नी है और तू भी किसी का हस्बैंड है। मजा तो मुझे इसलिए आ रहा था, तू भी सेकंड हैंड है और ये भी सेकंड हैंड है। जिंदाबाद।
वहां से छोड़ के माइक यहां जाता था, बुड्ढा मानता नहीं था। तब मैंने 2 लाइनें लिखी, धांसू एक एक चमक रही है तेरी पांसू, धांसू एक एक चमक रही है तेरी पांसू, और आंख में आ रहा है आंसू। फिर भी तू अपनी पूरी चाह कर ले, फिर भी तू अपनी पूरी चाह कर ले, चांदनी रात है, अच्छा मौसम है, जब मीरा ते ब्याह कर ले। लेकिन वास्तव में आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। मैंने 2 लाइन लिखी है, देशभक्ति की जब चैलेंज किया, किसी नेता का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो, मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। क्या बात। नेता होता क्या है? 2 लाइन सुना रहा हूं, देखिए आप क्या होता है नेता। श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इल्लू 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 इल्लू। जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू इल्लू, ये इल्लू इल्लू क्या है? ये इल्लू इल्लू, इल्लू का मतलब नेता लूलू, नेता लूलू, नेता लूलू। कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जात धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में हमें और मजा तब आता है, जब मरे मुसलमान और हिंदू तो दिल करता है इल्लू 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 इल्लू। गुटर 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 गुटम गुटर 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 गुटम, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे, चढ़ गया ऊपर रे सिटरिया पे नेता सनीचर रे। मर गया वोटर रे, वोटरवा की दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिख मंगा सा लगता, सबके ही पांव पड़ के सिटरिया पे कुर्सिया पे सिटरिया पे नेता फटीचर रे। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, निकम्मा हूँ मैं पिटने लायक हूँ मैं, नशे में पड़ा मुझे क्या पता पिबक्कड़ हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। एक ससुर का गीत सुनाऊंगा। अच्छा, मेरी पत्नी मुझसे बोली कि तुम ऊट पटांग कविताएं तो लिख लेती हो, कभी जिंदगी में तुमने श्रृंगार रस की चाल लिखी है? जब पत्नी ने चैलेंज किया तो मैंने कहा सुन, तेरे लिए मैंने 4 लाइन का गीत लिखा है। बोली सुनाओ। मैंने कहा सुन। भाई साहब, मेरी पत्नी का रंग कैसा है? जैसा मैं पैंट पहनना हूं, स्याह काला रंग। तो मैंने कहा तुझे मैं श्रृंगार का गीत सुनाऊंगा, तू पहले श्रृंगार करके आ। अब वो काले शरीर पर क्या श्रृंगार करे? कमरे में गई, लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगाकर बोली कैसी लग रही हूं? ओ मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। मैंने कहा देवी तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। दूसरा श्रृंगार करके चल
फिर गई श्रृंगार करने, काले शरीर पर पीली साड़ी, पीला ब्लाउज, पीली चप्पल, पीली चूड़ियां, पीली बिंदी, पीला सिंदूर लगाकर फिर बोली, अब कैसी लग रही हूं? मैंने देखा काले शरीर पर पीला ही पीला। मैंने कहा देवी अब तू ऐसी लग रही है जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस गई है। बोली तुम चाल जान सुनाओ श्रृंगार की। मैंने कहा सुन कि महाकाली, ये घोर श्रृंगार रस है, श्रृंगार नहीं है, घोर श्रृंगार। इतना अच्छा तो कालिदास भी नहीं लिख पाए। सही कहता हूं, कालिदास है ही नहीं, लिखेंगे कहां से? मैं तो ये कहता हूं सूर मरे तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, कोई नहीं है अब। सूर मरे तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, और कब कुल में एक ही बच्चे वो सब रस मुरसानी। कब कुल में एक ही बच्चे वो सब रस मुरसानी। बोली सुनाओ ना। कि महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, श्याकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू आई लव यू। सच में आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे मैं आसाराम बापू के प्रवचन कर रहा हूं यहाँ पर। बहुत अच्छे श्रोता हैं। लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही है? भाई काला धन है तो मेरा ही। अन्ना हजारे आए और मेरी पत्नी को देखा, अन्ना हजारे मुझसे बोले काले धन को वापस कर। नहीं अन्ना जी मैं तो नहीं करूंगा। 7 फेरों के बाद मिला काला धन। अन्ना जी गुस्सा होके चले गए। फिर रामदेव बाबा आ गए। रामदेव बाबा ने मेरी पत्नी को देखा। मैंने कहा देख रामदेव बाबा आगे तू घूंघट कर ले। पत्नी ने यहां तक घूंघट किया। रामदेव बाबा ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले काला धन सार्वजनिक रूप से उजागर कर। बाबा मैं तो नहीं करूंगा। 7 फेरों के बाद मिला है। बाबा गुस्सा होके चले गए। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी बोले भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंच गया। नहीं बदलो मोदी जी बदलो। मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले 50% लगेगा। अब 50% का नाम सुन के मुझे हंसी आ गई। मोदी जी बोले क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी ये 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। एक दिन खाना बना रही थी तो मैंने उसे कहा प्रिय चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है और अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है। चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है? पत्नी बोली हे प्राणनाथ ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति सेवा भाव सवार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। गाय की तरह सीधा कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। मैं सच कहता हूं। अच्छा वो मेरे पास बैठी थी और मैं कविता लिख रहा था। तो जब मैं कविता लिख रहा था एक बात बताना चाहता हूं इस बीच में कि मैं जब पढ़ता था अपनी क्लास में तो इतना होशियार था दादा, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। अब बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी। मैं अपने बाप का और मास्टर से करे आपका। और
और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोला, बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कह दिया आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर और गुस्सा हो गया, ले जाओ, इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। मास्टर मुझसे बोला, तू साइंस जानता है? ओ मैंने कहा मास्टर जी जानता हूं। बोले एक सवाल बता, यानी पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला, बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? ओम मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा, तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो तू इतिहास जानता है? मैंने जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? एक भी पैदा नहीं होने दूंगा, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन, मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मैं मास्टर जी भारत को चीन बना रहा हूं, चीन। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो? अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछटते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता चल जाएगा। अब मास्टर गुस्सा हुआ और मुझसे बोला अच्छा ये बता, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर मुझसे बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। ले कौन? मैंने कहा मुर्गा। मास्टर बोला बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। अब अच्छा लग रहा है तो एक बार जोर से तालियां बजा दो। मैं भीड़ का कवि हूं वास्तव में, लेकिन मैंने आपको हिंदुस्तान मान के सुना रहा हूं। मैं आपको, आप विश्वास करो, ये चेतन, छोटा चेतन, बड़ा काम, ये सब है, सबने सुना है महिलाओं के ऊपर। लेकिन दादा मैं बताऊं, अभी गणेश चौथ गई निकल के, एक महिला अपने माथे पर इतना बड़ा बिंदा लगा के और सामने से जा रही। तो मैंने कहा भाभी जी इतना बड़ा बिंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा, क्यों लगा रही हो? मुझे बोली भाई साहब जिसके माथे पर जितनी बड़ी बिंदी होती है उसके पति की उतनी ही बड़ी लंबी उम्र होती है। तो मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मार भी डोल रही है, इतनी सी लगाती है। नहीं, पति की उम्र लंबी होती है। अब वो महिला कह के चली गई, 1 हफ्ते के बाद फिर मिली तो छोटी बिंदी। मैंने कहा भाभी जी छोटी बिंदी, तेरे भैया बीमार रह गए।
तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बिंदी छोटी हो गई, भैया बीमार हो गया। फिर चली गई, 1 हफ्ते बाद फिर मिली तो इतनी छोटी बिंदी। नहीं भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल में चलो गए, अस्पताल में। मुझे बड़ा दुख हुआ, फिर चली गई, 1 हफ्ते बाद फिर मिली, ऐसी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया हो, पेन से। नहीं भाभी जी इमरजेंसी में भर्ती है, इमरजेंसी में। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, मैं घर चला गया, अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। नहीं भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। मैंने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। पत्नी बोली क्या मजे आ जाएंगे? मैंने देख सवेरे सवेरे तू मुझे जगाएगी, नहलाएगी, कपड़े पहनाएगी, भोग लगाएगी, खाना खिलाएगी, शाम को आरती करेगी, फिर सुलाएगी, मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और भी मजे। मैंने कहा तेरे क्या मजे? कि तुम्हें सुबह सुबह जगाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, भोग लगाऊंगी, सुलाऊंगी, और जब विसर्जन को दिन आवे हो जमुना जी में बहा के नए गणेश जी लेके आऊंगी। ये पत्नियां होती हैं। वास्तव में एक बात और बताऊं आपको, जो पत्नियां होती हैं वो पुरुष से दुगना काम करती हैं। आदमी तो एक ही काम करता है, लेकिन औरतें 2 काम करती हैं। आप कैसे कि कौन से 2 काम करती हैं? जब घर में कोई मर जाता है तो आदमी सर घोट मोट करके 13 दिन तक घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। चाहे मकान बिक जाए, दुकान बिक जाए, पर 13 में जरूर करेगा, कोई काम नहीं करेगा। महिलाएं 2 काम करती हैं। जब कोई बुढ़ा मर जाता है, कोई भी मर जाता है, तो रोती भी है और घर का काम भी करती जाती है और रोती भी जाती है। एक पंथ 2 काज। एक बुढ़ा मर गया, शमशान घाट में लकड़ी लगा रहे उसकी चिता के नीचे, पैरों के नीचे एक लकड़ी आई दुसंकी, दुसंकी पैरों के नीचे, टांगों के नीचे वो लगाई, तो दूसरा बोला चुभेगी, चुभेगी। उसने उसकी तरफ देखा, चुभेगी? बोला हाँ। तो वो पीछे आया सर की तरफ, इतना बड़ा लकड़ी का गट्ठा लेके गुम्बद निकला, इतना बड़ा गुम्बद पीछे गर्दन के पीछे लगाया। बोला लगे हो, लगे हो। बोला तू सोवे हो जा पे, सो जा, तू सो जा पे, लगेगा चुभेगी, मुर्दे के लगेगी। वो चुप हो गया। जब मुर्दे को लगा के आग लगाई तो बाद में बोला घी डाल खोपड़ी में। उसने घी डाला, बोला और डाल, मैंने और डालो, बोला और डाल, मैंने थोड़ा और डालो, क्या और डाल, बोला गाजर का हलवा बनवा रहा है। अब बुड्ढा मर गया तो घर में देखो महिला रो रही हैं और 2 काम कर रही हैं, काम भी कर रही हैं और रो भी रही हैं। जैसे बुड्ढा मरा, अरे रे बाबा मर गए रे, मर गए रे बाबा, ओ बाबा तिजोरी की चाबी को का धर गए रे, मर गए रे बाबा, ओ बाबा तिजोरी में तो सोने चांदी के गहने भरे रे, मर गए। चाबी बता जा नहीं तो ननदुल आवेगी, कहने चुरा के ले जाएगी रे, बदमाश है। ओ बाबा मर गो रे। दूसरी महिला रोती हुई आई गांव से, हे बाबा मोकू संग नहीं ले गयो, गयो गयो अकेला ही गयो, मोकू संग नहीं ले गयो। दूसरी औरत आई रो रोती, अरे बाबा मर गो रे, अकेला गयो, मोकू संग नहीं ले गयो, मर गयो रे। तीसरी महिला आई, बाबा मोकू संग ले जातो तो कहा है जातो। वो घोट मोट चांद करके जो बैठा था उसने आंखें खोली और बोलियो वो कोई मेटा डोर करके थोड़ा ही ले गए, वो तो अकेलो ही गया। तभी दूसरी महिला रोई, ओ बहना गोवर्धन वारे फूफा आ गए री, इनको चाय बना ला री। बहना घर में चीनी ना है कैसे बनाऊं,
इतने रोने वाले आ गए, नासिया सभी चीजें खत्म कर गए। अरे मोहनलाल की दुकान पे उधार ले आ रही बना देगा, बहुत बदतमीज है। ओ बहना, अरे बहना, भक्तपुर वाले मामा को फोन करता डोकरा मर गो रे, मोबाइल नंबर नहीं शीला पे दे ले री। शीला बोली नंबर ले पर धारा की और रोने लगेगी, भक्तपुर राजस्थान में हम तो है। अब वो बुढ़ा मरा पड़ा जमीन पे, एक दूसरा बुढ़ा मर गया। ओ बुढ़िया रो रही छाती पीट के बुढ़े की, अरे मर गो रे, कचू नहीं के गयो, एक बोल सुना जा, जिंदो है जा, मर गो रे। वो बुढ़े की छाती पे इतनी जोर से हाथ मारे, बुढ़ा न मरे तो मर जाए, मर गो रे, मर गो रे। अरे एक बार जिंदा है जा, एक बोल सुना जा, मर गो, कचू नहीं कह गयो। अपनी छाती पे धीरे से, मर गयो, मर गयो रे, मर गयो रे, मर गयो रे, तू तो मर रहा है। डोकरा बीच में मर गो और मैं कविता खत्म कर गो। अरे जिंदा है जा, कचू नहीं कह गए, मर गए रे, कोई जिंदा कर दे। एक महात्मा आया, एक बुढ़िया तू कहे तो इसको मैं जिंदा कर दूं बुढ़े को, भूल के मत करियो, बड़ी मुश्किल से मरो है, बड़ी मुश्किल से मरो है। जितो मेरे काजे पहले 20 साल पहले मर चुको, वो तो पड़ोसी अच्छे कि घर में 2 बालक खेल रहे। ये स्थिति होती है। आप विश्वास करो, ये महिलाएं होती हैं। जब मैं गीत लिख रहा था तो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि क्या गीत लिख रहे हो? मैं कि नया गीत लिख रहा हूं, धुन सीख लूं। बोली सीख ले धुन। अब पत्नी के सामने जैसे ही मैंने गीत की धुन शुरू की, गाना शुरू किया, पत्नी बोली यहां मत रहको। क्यों? कि तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैं यशदीप के घर गया, मैंने कि यशदीप मैंने नया गीत लिखा है, उसकी धुन सीख लूं। यशदीप बोला सीख लो चबूतरे पे बैठ के। यशदीप के चबूतरे पे बैठ के जैसे ही मैंने गीत किया शुरू, सामने वाले की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंसिया बिल्कुल चुप, मैं फिर शुरू, भैंस फिर शुरू। ऐसे ही मुझ में और भैंस में आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मैं चुप, भैंस चुप, मैं शुरू, भैंस चुप। मुझे गुस्सा आया, मैं भैंस वाले के पास आया, मेरे भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है? हम शुरू, तुम्हारी भैंस शुरू, हम चुप, तुम्हारी भैंस चुप। आखिर बात क्या है? भैंस वाला बोला ये जो भैंस है ना, तो ये अपना पड्डा समझ रही है, पड्डा समझ रही है। मैंने कही ओ झूठ बोल रहा तू। बोले क्यों? मैं किसी पड्डा नहीं समझ रही, संगीत दे रही है, संगीत। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बाप है। बोले ये भैंस संगीत दे देगी? नहीं, हाँ दे रही है। कि दिलवा के दिखाओ। तो देख भैंस संगीत देगी। तो मैंने भैंस के सामने एक गीत गाया और भैंस ने कैसे संगीत दिया। हैरी जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली और हम जो तो लक्ष्मीकांत प्यारे की अम्मा ने करी। ओ वो पट्टा मेरी तरफ देख रो, ओ मेरे जो संगीत देखो, बोलो दिलवाओ, जल्दी दिलवाओ। तो मैंने पट्टे के सामने एक गीत गाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, इस देश को यारो क्या कहना। पट्टा बोला ये गीतों की इन्होंने चलाया।
धांसू खैरवी ने बताया, ये गीत उल्टे सीधे आ गए। विश्वास करो, अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज है इस देश में जो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रोग्राम कराता है, साहित्य को बचाए रखता है। पूरे देश में अग्रवालों से ज्यादा कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम नहीं करता। एक बार अपने सम्मान में ये कब सम्मेलन कराया, नहीं तो वो चल गई है वो रागिनी। कौन है वो नाचती है, क्या नाम है उसका? मुझे याद है, मैं तो तुम्हारे दिमाग की परीक्षा ले रहा था। वो सपना जिसका कोई नहीं अपना, ठुमका लगा रही है। आपने देश की संस्कृति को बचा रखा है कि साहित्यिक काम कराते हैं, कभी कभी सम्मेलन, नहीं तो वो नाचने वाली आती है। एक जगह रागिनी हो रही और भीड़ बैठी गांव की, आई रागिनी वाली और उसने क्या गीत गाया, लांगुरिया ने का पंप चलाए गए, हवा निकल गई पैया की और जात करूं केला मैया की। एक बुड्ढा उठो, ए छोरी, जब लांगुरिया पंप चलावे गो तो केला मैया तो साइकिल की एजेंसी ले लेगी। बाबा ने उसे भगा दिया। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया, बाबा हमारे जो देवी देवता हैं उनका अपमान कर रही हैं, तुमने अच्छा किया इसे भगा दिया। उस दिन से मैंने कसम खा ली, जब तक जीऊंगा हिंदू देवी और देवताओं का कभी अपमान नहीं करूंगा, उनके बारे में उल्टे सीधे गीत नहीं गाऊंगा। मैंने कसम खा रखी है। आप मुस्लिम समाज को देख लो ना, एक लाइन उनके देवी देवता पर गा के देख लो, इकट्ठे हो जाएंगे। और हिंदू अपने देवी देवता को उल्टे सीधे गीत गा रहे हैं। मैंने अच्छा किया बाबा, बहुत अच्छा किया तूने। अब वो तो चली गई, उसके बाद में एक लड़का एक लड़की और गलबैया डाल के नाच रहे और गीत गा रहे। वो छोरा गीत गा रहा, जेल करावेगी छोरी, जेल करावेगी, जेल करावेगी छोरी, जेल करावेगी। बुड्ढा बोलो, बेटा हटियो मत, जब फांसी आ जाए, हटियो मत। अब बाबा ने वो भी बहा दिए, तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। अब वो गई, एक और आ गई, उसने गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी आग है। बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई थी, इधर माचिस रखी थी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी कि अब क्या होगा, अपने आप जल जाएगी, अब तो अपने आप जल जाएगी। और बुड्ढा बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला, नेक छिवालिंदा, नेक छिवालिंदा। अब बाबा ने वो भी भगा दी, वो गई, एक और आ गई, उसने गीत गाया, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा फिर उठा और नाचने वाली को सूंघने लगा। वो बोली, बुड्ढे क्या कर रहा है? बुड्ढा बोला, जुकाम है, वो जुकाम हो गया। बाबा ने वो भी भगा दी। फिर बाबा को गुस्सा आया और बाबा माइक पर आकर के बोला, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं, सुने दीपक राग। आप तो गोवर्धन के, ये दीपक राग क्या होता है जानते हैं? दीपक राग वो होता है जो 6-5 घंटे रात में गाया जाता है। अब कोई जानता नहीं दीपक राग क्या होता है, सुने दीपक राग। आपने देखा होगा जो राग सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं, वो पहले तबला से ही करते हैं। उसने अपना तबला उठाया और बाबा सामने बैठा, तबला उठा करके अब आधा घंटा हो गया, उसकी टिल टिल बंद नहीं हो रही। और बाबा गुस्से में देख रहा, लठ लगे बैठा कि कब शुरू करे, कब शुरू करे। और वो बाबा की तरफ देखता। बाबा ने सोचा, एक ही लठ में तबला फोड़ दूंगा तेरा मैं। 1 घंटे से क्या कर रहा है? बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। कि घर से ठुका ठुका चौनाव लायो रे, तू घर से ठुका हुआ लाता, क्यों टाइम खराब कर रहा है? अब तू जल्दी गा। अब वो सुना रहा दीपक राग,
अमुआ की डाली पे इतनी देर में आदमी मथुरा पहुंचो और बाबा उसकी तरफ देख रहा और लंबी सांस खींच के, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया। बाबा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी, कोयलिया कोयलिया। अमुआ की डाली पे बुड्ढा लठ लेके खड़ा हुआ, तेरी ऐसी की तैसी, पूरी रात हराम कर दी तेने। अमुआ की डाल पर नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पर बिठा दे। तो मैं ऐसे गीत नहीं लिखता, मैं सामने गीत लिख रहा था, मेरी पत्नी सामने बैठी थी भाई साहब, तभी मेरा साला आ गया। अच्छा वो अग्रवाल साहब जो मेरा साला है ना, वो हकला है, हकला एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में आया और मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में वाला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए हैं, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले और तू सब्जी लेके आ। वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला, अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला मेरी नकल नकल कर रहा है, मेरी नकल। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल, थाने। और मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है, मेरी नकल। मेरा साला बोला कर रो है। दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों न चलो, दोनों न चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहां जा रहा है? बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ तू रेलवे में अनाउंसमेंट करेगा? तू मैंने तू मैंने कि तू पहले एक बात के बोल के दिखा दे और तू पास। बोले पूछ। मैंने कि बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा नहीं क्या हुआ रे? तो गई नहीं कहां गई? मथुरा जंक्शन पहुंच गई। देखिए यस दीपो को भी सुनना है। मैं 5 मिनट और जिंदा हूं, उसके बाद मैं अपना अंतिम संस्कार करके बैठूंगा। देखो एक गीत सुना रहा हूं मैं आपको।
मैंने बताई ना, ये नेता जो नेता होते हैं, कांग्रेस हार गई और भाजपा जीत गई। भाजपा के कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। अरे तो मैं भी भाजपा का करता हूं सही में। कांग्रेस का जो बेटा वो क्षमा चाहता हूं मैं उनसे। कांग्रेस हार गई और भाजपा जीत गई, तो वो सोनिया गांधी बोली, हमें उन कारणों का पता लगाना होगा। कांग्रेस क्यों हारी, भाजपा क्यों जीती, हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी, पता लगाना होगा। सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई नेता नहीं बता पाया कि ये कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है। बताऊं क्यों हारी? लोगों ने वोट नहीं दिए। सीधी बात है, लोगों ने वोट नहीं दिए, कांग्रेस हार गई। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इसी बात पे। अब वो राहुल गांधी जो है गए ज्योतिषी के पास, भैया ज्योतिषी जी हमारा हाथ देखो। हाथ कर दिया, हाथ का पंजा, हमारा हाथ देखो। ज्योतिषी बोलो, तू तो मुंह दिखावे लायक ना है। हाथ क्या दिखाएगा, तू तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। कि नहीं, हमारा हाथ देखो भैया। बोले क्या परेशानी है राहुल? कि भैया हम 50 साल के होने वाले, हमारा ब्याह क्यों है, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है? अब बोला ज्योतिषी, बेटे राहुल, तेरी जिंदगी में 3 ग्रह तेरी शादी नहीं होने देंगी। बोले भैया कौन सी 3 ग्रह? बोले नंबर 1 दिग्विजय सिंह, तेरे लिए छोरी देखे हुए जाता तो खुद ब्याह कर ला। तो अब बोल तेरा ब्याह हो कैसे? बोले भैया दूसरी ग्रह कौन? कि दूसरी ग्रह तेरी मम्मी। बोले मेरी मम्मी कैसे? तेरी मम्मी तेरे लिए वोट मांगती है, तब कहती है मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो, बहुमत दो। अब ले ले बहू, कहां से ले? बहुमत दो, बहुमत दो, अब ले ले बहू। बोले भैया तीसरी ग्रह कौन? कि तीसरी ग्रह तू खुद। बोले मैं कैसे? कि राहुल तू न सोचता है और न विचारता है, तू न सोचता है और न विचारता है, आदमी होकर के और संसद में आदमी की तरफ आंख मारता है। अब बोल तेरा ब्याह हो कैसे? अब वो आए नरेंद्र मोदी, ज्योतिषी जी महोदय हमारा हाथ देखो। मोदी जी तुम्हें क्या परेशानी? हमारी सरकार को 6वीं साल चल रही है, ये आतंकवाद क्यों नहीं मिट रहा? ज्योतिषी बोला, मोदी जी आतंकवाद को तो एक ही आदमी मिटा सकता है, हमारे रहते हुए वो कौन आदमी है? कि राहुल गांधी। अब मोदी जी को गुस्सा आया, हमारे रहते हुए राहुल गांधी कैसे आतंकवाद को मिटा देगा? ज्योतिषी बोला, जिसने 100 साल पुरानी कांग्रेस मिटा के रख दी। ये देखो, जो हिंदी नहीं जानता हो, अब हिंदुस्तान में सरकत चलाने डोलता है। हिंदी भी नहीं आती सोनिया से। एक नदी के पुल का उद्घाटन करने गई सोनिया, तो पुल का उद्घाटन कर रही नदी का, तो वहां जाकर के बोली सभा में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज हम नर्मदा का। पत्रकार बोला नर्मदा नहीं, नर्मदा बोलो, नर्मदा, नर्मदा मत बोलो। अब वो हिंदी भी नहीं जान रही। फिर गई दूसरे प्रदेश में, एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने, वहां जाकर के बोली, भाइयों और बहनों मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम एक नया प्रदेश बना रहे हैं जिसका नाम है तेलंगाना। पत्रकार बोला तेलंगाना बोलो, तेलंगाना, तेलंगाना मत बोलो। अब वो जो है नरेंद्र मोदी क्यों बने प्रधानमंत्री? आपको नहीं पता, मुझे पता है। बताऊं क्यों बने नरेंद्र मोदी? हमारा एक मंत्र है भक्ति का, नमो शिवाय, नमो शिवाय। और नरेंद्र मोदी, नमो नमो नरेंद्र मोदी, कि नमो नमो करके तुम गुजरात के सीएम हो गए, नमो नमो करके तुम गुजरात के सीएम हो गए, और नमो नमो करके तुम भारत के पीएम हो गए, और नमो नमो करके तुमने जिंदगी का इतना अच्छा नतीजा बना लिया। नमो नमो करके तुमने जिंदगी का इतना अच्छा नतीजा बना लिया, जिस अमेरिका ने तुम्हारा कभी वीजा नहीं बनाया, उसने अपना जीजा बना लिया। जिस अमेरिका ने तुम्हारा कभी वीजा नहीं बनाया, उसने अपना जीजा बना लिया। और अंत में मैं 6 लाइन दे रहा हूं, एक बार
मैं रामलीला देखता था। अग्रवाल मुरसान में अग्रवाल बहुत हैं, तो अग्रवाल कमेटी जो है रामलीला कराती थी केवल, और बाकी जो जाट हैं ब्राह्मण हैं ये सब रसिया कराते थे। केवल अग्रवाल समाज ऐसा था जो रामलीला कराता था। जब सीता जी का रावण अपहरण करके ले जाता है और रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में, और वो एक गीत गाते थे मंच पर, लताओं से, पत्तों से, झरनों से, नदियों से पूछते थे, और वो मैं पढ़ता था 8वीं क्लास में। वो गीत गाते थे रामचंद्र जी, सीता सीता पुकारूं मैं बनूं मैं, प्यारी सीता बसी है मेरे मनु में। ताली तो बजा रही है, कौन सा रस है बता दो, ये कौन सा रस है? किसी को पता नहीं है, मैं बताऊं भाई साहब, ये श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में वियोग रस है। 2 रस होते हैं श्रृंगार में, संयोग और वियोग। संयोग में नायक और नायिका मिलते हैं, वियोग में नायक और नायिका दूर होते हैं। तो ये वियोग रस में, और वो लाइन मुझे आज तक याद है, कोई प्रिय चीज जब दूर चली जाती है, छूट जाती है, हमें मिलती नहीं है, तो हमें उसे रोना आता है, तब वियोग रस कहते हैं। जब चुनाव हुए, भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई, सपा हार गई, बसपा हार गई, तो राहुल गांधी को वो दिन याद आए जब वो जीत गया था। तो मैंने नया रस लिखा, एक डकार रस। कोई प्रिय चीज कुर्सी है, सबसे प्यारी बोझ चलेगी तो डकार रस लिखला। तुलसीदास ने वियोग लिखा, मैंने डकार रस। और गोवर्धन की भाषा में कहते हैं चीख रस, किल्ली रस। अब जब वो कुर्सी चली गई वहां से, तो देखो क्या कहते हैं मम्मी से जाके राहुल गांधी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, इडली भाग चली, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी। मैं रो रहा हूं, तुम हंस रहे हो। अब इसके बाद में वो मायावती, जिस कुर्सी पर कभी मायावती बैठती थी, आज योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तो मायावती को डकार से उत्पन्न हुआ। सतीश मिश्रा सामने खड़े, सतीश मिश्रा से मायावती बोली, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, सतीश भैया कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी बहन रह गई कुआरी की कुआरी, कैसी फूटी है। सतीश मिश्रा ने जब सुना तो सतीश मिश्रा को डकार उत्पन्न हुआ, और वो मायावती से क्या बोले, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कल्लो, मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझधार डूबेगी हथिनी, मुझको मालूम। और अंत में मुलायम सिंह यादव खड़े हुए, शिवपाल यादव खड़े हुए, अखिलेश है नहीं है, तो इतने वो शिवपाल के पास अखिलेश को जगाने जाते हैं और कहते हैं अखिलेश की बहू से, बहू अखिलेश कहाँ है? कि चाचा जी जब ते मोदी ने नोट बंद करे का है, वो तो तब ते सो ही रहे, वो ना जग रहे, कि बोल दे शिवपाल आए हैं, कि तुम ही जगा लो। गए अंदर, अखिलेश कौन? क्या शिवपाल? चाचा आओ चाचा, क्या बात है? कि बेटा तेरे पास 500 रुपए के खुले पड़े हैं क्या?
बोले चाचा 500 के खुले तो हथनाए, 400 के खुले पड़े हैं, 200 से तुम काम चला लो और 200 से मैं काम चला लूं। सिपाल बोले जा बात है तू पहली कर ले तो तुझे कुनवा 12 बार चो तो। अब वो मुलायम सिंह सुना इस बात को तो मुलायम सिंह को डकार रस उत्पन्न हुआ। तो मुलायम सिंह क्या कह रहे हैं? मेरे नोटों की रद्दी भई रे, मोदी मरे वो, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, क्या पता ये सो करे वो, हो मेरे नोटों की रद्दी भई रे, भई रे, भई रे, मेरे नोटों की रद्दी भई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई रे।